अभी कौन सा एग्जाम है? अच्छा, यूपीएससी। इकोनॉमिक्स का क्लास पूरा बंक मार दिया। मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों लगा। ठीक है, ज़रूरी है। तो सबसे कहते हैं कि पहले आप एक सिक्योरिटी बनाए, क्योंकि आप दोनों साथ ही मारते हैं। एक बार भी आप भी आए थे क्लास में। चलिए, बैंकिंग मतलब इकोनॉमिक्स का तो बहुत सारा चीज़ कवर हो गया है, कुछ ही चीज़ बचा है, और वो सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपका हो ही है। कितना टाइम पे किया? ठीक है, मैं अपने हाँ, हमारे ख्याल से 2 ही लोग थे सर क्लास। चार पाँच थे। मुझे तो आपके बारे में पता है, एक वो थे, क्या नाम है? अच्छा, कौशल भी। चलो, जैसा कि जीएस ये दे लीजिएगा आप अपने बहन जी को, उन्हीं का नोट्स था। फिजिक्स पढ़ेंगे कि नहीं आप? कह रहे हैं फिजिक्स पढ़ेंगे कि नहीं? एक बात मेरा जीवन में याद रखिएगा। देखिए, तैयारी करने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। नहीं, हाँ, किससे पढ़े थे आप? अच्छा, ये पढ़ाए पूरा फिक्स पढ़ाए? अच्छा, पूरा कंप्लीट मतलब तब तो बढ़िया पढ़ाए होंगे। अच्छा, ऐसे ही डीएम होना चाहिए जो आपकी क्लास लेते हैं। अच्छा, चलिए, इस बार यूपीपीसीएस में देखिएगा कितना मेरा मैच लगता है। नोट्स तो मैंने बहुत अच्छे से बनवाया था। नोट्स है कि नहीं आपके पास? चलिए, देखिए, जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में बता दिए थे। जीएसटी 2 संविधान संशोधन आया था। एक आया था 115वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये पास नहीं हो सका। फिर दूसरा कौन सा आया था? 122वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये पास हुआ और बना कौन सा कानून? 101वां संविधान संशोधन कानून। ठीक, 101वां संविधान संशोधन कानून बना। लागू कब हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के कितने स्लैब रेट बताए थे? 4 बताए। कौन कौन बता सकता है 4? कितना कितना था? कितना? 5, 12 और 18 और 28। ठीक, ये बताए थे। ये भी बताए थे कि जीएसटी में कौन 2 चीजें बाहर, बताइए, आपको पता है? पेट्रोलियम मार्केट पे डिसाइड करता है, और सब्जी और अन्न। सब्जी और अन्न, ये मतलब खाद्य वस्तु, जैसे अनाज। क्या है? अनाज। ये भी इसमें जीएसटी से बाहर। ठीक है। एक अपवाद जो है, अपवाद ये है कि गोल्ड पर कितना % जीएसटी है? कौन बता सकता है? बहुत से। कहाँ पढ़ी? अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है कि गोल्ड पे 3% जीएसटी है? कोई बता सकता है? जीएसटी 3% क्यों है गोल्ड पर? देखो, इसका कारण ये है, गोल्ड पर जीएसटी 3% एक तरीके से कह सकते हैं अपवाद भी है,
एक तरीके से। ये जीएसटी इसलिए देखा गया गोल्ड पे क्योंकि जो गरीब तबके के व्यक्ति शादी ब्याह और सब सारी चीज़ों में तो क्या करते हैं भाई, शादी में क्या करते हैं, गोल्ड देते हैं। लेकिन इसका मिसयूज अमीर वर्ग उठाता है। क्या करता है, अमीर वर्ग, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा है तो गोल्ड में अपना क्या करता है, गोल्ड खरीद के रख लेता है। और उसका जो है पैसा करेंसी रखने से अच्छा है कि गोल्ड रख ले। जीएसटी में 30% जीएसटी लगाने के पीछे कारण ये रहा क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके एफोर्ड में गोल्ड आ जाए, मतलब वो गोल्ड का खरीद सके। पता चले उस पर जीएसटी ज़्यादा लग जाएगा तो सब सारी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। कुछ जैसे भोग विलास की वस्तुएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा जीएसटी है, जैसे शराब, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों पे क्या है, जीएसटी सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट, 28%। और एक बात और है, जीएसटी बताए थे, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर कौन करता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। अच्छा एक चीज बताइएगा, जीएसटी परिषद का सदस्य कौन होता है, सदस्य कौन होता है, और राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं जीएसटी में। ठीक, जीएसटी जब लागू किया गया था, और एक चीज मैंने और बताया, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। लगभग अभी तक जीएसटी कितने हैं, कितने देशों में, लगभग 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा। ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। और एक बात और, जब जीएसटी आया था तो सरकार ने क्या कहा था कि 5 साल तक जितने भी राज्य हैं अगर उनको नुकसान हो रहा है तो 5 साल तक उनका 100% वहन करेंगे, जो भी उनका नुकसान हो रहा है। अगर वो राज्य सरकार से जो भी अपना कर लगा के वसूलते थे, मान लो अगर वो 10,000 करोड़ वसूलते थे, 10,000 करोड़, अगर उनका नुकसान हो रहा, बाद में जीएसटी लागू होने के बाद अगर वो 8,000 करोड़ वसूल रहे हैं तो क्या करेगा सरकार, जो है 2,000 करोड़ का क्या करेगा, मदद करेगा। सरकार क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन इसका बुरा परिणाम क्या होगा, कोई बता सकता है, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो बहुत सारी राज्य सरकार वैसे भी नहीं पा रहे थे, और सरकार जो है पा तो नहीं रहे थे, ये लोग वसूल नहीं पा रहे थे, तो राज्य सरकारों ने कहा कि जीएसटी का जो टर्नओवर है, मतलब जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाए। 2017 से 5 साल तक कब तक होगा, 21-22 तक होगा। तो बहुत सारे राज्यों का डिमांड था कि जीएसटी को जो 5 साल किया गया था उसको बढ़ा के 2-4-5 साल और दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं हुआ। तो ये जीएसटी के बारे में सारी बातें थी, ये फ्लो चार्ट बनाए थे ना आप लोग। और एक चीज़ जैसा कि बताया है, क्या नाम है भरत जी, कि पेट्रोल, ये बात सही है, पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं है, लेकिन पेट्रोल किसमें है, पेट्रोल कौन डिसाइड करता है, मार्केट पे डिसाइड होता है पेट्रोल। और उसके बाद राज्य सरकार भी पेट्रोल, देखो पेट्रोल क्या होता है, हर राज्य में अलग अलग पेट्रोल की प्राइस होती है, हर राज्य में। दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस कुछ दूसरा होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ दूसरा होगा, और गुजरात में कुछ दूसरा होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पेट्रोल की प्राइस आज भी जो है राज्य सरकार ज़्यादा डिसाइड कर रही है। क्या डिसाइड कर रहा है, राज्य सरकार कर रहा है। बात समझ में आया। एक और है SEZ, आप लोगों ने सुना है ना, SEZ, इसका फुल फॉर्म कौन बता सकता है, SEZ, ये इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। हाँ, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ये कब आया था, ये विधेयक कब आया, 2005 में ये आया था, और 2006 में लागू हुआ। कब हुआ था, 2006 में। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, कोई बता सकता है, स्पेशल एक आर्थिक जोन जो था उससे क्या फायदा होगा, सरकार को क्यों जरूरत पड़ा इसको बनाने के पीछे, कोई बता सकता है। वो सही है। और देखो इसमें एक खास बात ये है कि ये जो जोन होता है, इसके तहत जो भी
मतलब प्रोडक्ट बनते हैं वो ज़्यादातर बाहरी देशों में भेज जाते हैं। कहाँ? बाहरी देशों में। इसीलिए सरकार इस पर जो है फोकस करता है। और बाहरी देशों में जब भेजेगा, कहाँ भेजेगा? बाहरी देशों में। अपने जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी उत्पादन करेगा वो कहाँ भेजेगा? बाहरी देश में भेजेगा। ठीक, बाहरी देश में भेजेगा तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा बताइए? फायदा ये होगा कि उसको जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त होगा। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त होगा कि नहीं? इसीलिए सरकार जो है किस पे? स्पेशल इकोनॉमी जोन को जो है ज़्यादा फोकस करता है। ये कब आया था? 2005 में इसके बारे में एक विधेयक आया, 2006 में ये लागू होके तैयार हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बस इसमें टेक्निकल पॉइंट यही है कि इस एरिया के तहत या इसके तहत जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, वह ज़्यादातर बाहरी देशों के लिए होगा, भारत के लिए नहीं। ठीक है। उसके बाद एक मैंने बहुत बताया था RCEP बताया नहीं था, इसके बारे में बताने के लिए कहा था और RCEP हो नहीं पाया। कोई बता सकता है RCEP का फुल फॉर्म क्या है? RCEP का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? बताइए, जो कि भारत इससे बाहर हो गया। रीजनल RCEP का फुल फॉर्म ये जो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ये उसी के तहत इसका कॉन्सेप्ट आया था। सन 2011 में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था 2011 में? 19वां कौन सा? 19वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? आसियान शिखर सम्मेलन। अच्छा, आसियान में बता सकता है कौन कौन देश है? और भी देश है। आसियान शिखर सम्मेलन 2019 में आया। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि RCEP का फुल फॉर्म पहले बताओ। कौन बता सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है फुल फॉर्म? कुछ तो हद तक पहुंच रहे हैं आप, लेकिन एक मिस्टेक कर रहा है। ये रीजनल तो होगा, ठीक है, रीजनल। इसका क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। और इसका इकोनॉमी लिख लो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पी से पार्टनरशिप। ठीक है। इसका विचार सबसे पहले सन 2011 में आसियान शिखर सम्मेलन में आया था। आसियान शिखर सम्मेलन। और इसमें उस टाइम कितने टोटल देश थे? जो कि भारत इससे बाहर हो गया। भारत इसके पीछे बाहर होने के पीछे कई कारण हैं। अभी मैं उस कारण पे भी जाऊंगा। इसमें टोटल 21, हाँ लिख लीजिए, देश का नाम आसियान था। जब उसमें हुआ था लिख लो। आसियान के सदस्य कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लिख लिए। भारत, फिलीपींस,
वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, हो गया ना। चलिए, ये आया कब था? 2011 में आसियान शिखर सम्मेलन में इसके बारे में विचार किया गया। किसके बारे में? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और क्या है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका कारण, इसके पीछे कारण क्या, मतलब ये कह सकते हैं इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी आसियान देश होंगे वह फ्री ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? फ्री ट्रेड करेंगे। आपस में एक दूसरे से कोई भी व्यापार करेंगे, चाहे वह टेक्नोलॉजी का हो और चाहे वह वस्तु का हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी का हो और चाहे वह वस्तु का हो, थिंग्स का हो। वो क्या करेंगे? फ्री करेंगे, फ्री में। ठीक है, फ्री में व्यापार करेंगे ये जितने आसियान देश हैं आपस में एक दूसरे से। अच्छा, फ्री ट्रेड करने के पीछे फायदा क्या होता है? कभी आपने सोचा फ्री ट्रेड करने के पीछे क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अमेरिका ने क्या लगाया है? रेसिप्रोकल टैक्स है, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। फ्री ट्रेड करने के पीछे फायदा क्या होता है? फ्री ट्रेड करने के पीछे फायदा यह होता है कि जितने में वो प्रोडक्ट बन रहा है उस देश में, उतने में ही वह प्रोडक्ट दूसरे देश में मिल जा रहा है। लेकिन जब उस पर आप टैक्स लगा देते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो प्राइस बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। अगर आप फ्री ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे की वस्तु को अच्छे से आदान प्रदान या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक अच्छी गाड़ी का शौक है, ठीक है, 4 व्हीलर, जो अपने भारत में नहीं बनता, बनता कहाँ है? मान लो अमेरिका में। और जब आप अमेरिका में उस गाड़ी को उसी प्राइस पर यहाँ परचेज करते हो तो क्या होगा? उससे आपको, आप तो जो है उपभोग की वस्तु है, आप उसको जो है उसका एंजॉय भी कर पाएंगे और कम पैसे में खरीद पाएंगे। लेकिन अगर उसी पे भारत जो है टैक्स लगा दे तो क्या होगा? टैक्स लगा दे तो उस गाड़ी का क्या होगा? दाम बढ़ जाएगा, गाड़ी का दाम बढ़ जाएगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी देश अगर किसी चीज़ पे टैक्स लगाता है तो उसके पीछे कारण यह होता है कि वह संरक्षणवादी नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? संरक्षणवादी नीति। इस वजह से अपनाता है क्योंकि वह चाहता है कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वह सेल हो, ना कि बाहरी देश का प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है, तो आरसीईपी के तहत जो समझौता होने वाला था जिसमें भारत नहीं है, ठीक है, भारत 2019 में इसमें हस्ताक्षर नहीं किया, 2019, ठीक है, भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया। 2014 में बनके तैयार हो गया था और 2019 में भारत को हस्ताक्षर करना था। मोदी जी ने अपना कदम पीछे कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत में मोदी जी जो है घबरा गए, घबरा नहीं। उनका मंतव्य ये था कि चाइना हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बात समझिएगा, आरसीईपी के बारे में लिखवा दें, चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे ज़्यादा सामर्थ्य है, ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा सामर्थ्य, न्यूजीलैंड, जो भी और देश हैं हमसे ज़्यादा क्या है टेक्नोलॉजी के मामले में एक्टिव, ज़्यादा उनके पास है। वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे देश में क्या होगा? वो सस्ते में आ जाएगा। क्या होगा? अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है वह कम प्राइस पे बन रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कल लिया था बाइक का लिया, किसका लिया था? बाइक का, ठीक है। कोई एक अच्छी बाइक है, मान लो किसी का इमेजिन कर लो आप, जो भी कर पाते हो, कौन सा कर लो, कोई बाइक बताओ भाई। कौन सा अमेरिकन बनती, कौन बाइक का नाम? चलो आरडी ले लेते, ठीक है, आरडी। अमेरिका में एक आरडी बाइक बनती है, ठीक है, बाइक बनती है, उसका अगर फ्री ट्रेड हुआ, अमेरिका नहीं, हम बात कर रहे हैं चीन का, ठीक है, चीन की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल समझाने के लिए आप बता दीजिए। हाँ, ठीक है, ये भी बात सही है। जैसे चाइना में एक बाइक बनता है, उसका नाम है आरडी, ठीक है, आरडी, और एक बाइक अपने भारत में बनता है, उसका नाम है पीके, ठीक है। दोनों का सेम फीचर क्या है? दोनों का सेम फीचर है।
जो इस आरडी में जो जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी आपके पीके में, वही फैसिलिटी आपके पीके में। और ये लिंक करिएगा फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या नुकसान होगा। अगर यह चाइना का बाइक टोटल सारा कास्ट मिला के 70,000 पड़ता है, कितना पड़ता है? 70,000 रुपये, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, इस बाइक को बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 70,000। लेकिन आपका वही बाइक बनाने में कितना आ रहा है? 90,000 खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है? 90,000 खर्चा आ रहा है। अब बताइए, सेम फीचर है, कोई भी परिवर्तन नहीं है दोनों बाइकों। एक बाइक है 70,000 की जो चाइना से आ रहा है आपके देश में, और एक बाइक है पीके जो आपके यहाँ बन रहा है 90,000 का। तो आप कौन सी बाइक लेना प्रेफर करेंगे? कौन सी बाइक लेना प्रेफर करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप 70,000। इससे क्या होगा? आपके उद्योगपतियों का मनोबल डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते, उनके पास उतने तरीके से, उस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं। वो कुछ प्रोडक्ट को ऐसा है, कुछ पार्ट को ऐसा है कि जो बाहरी देशों से उनको मंगाना पड़ रहा है, इस वजह से उस बाइक का कास्ट बढ़ जाए। कोई घाटा लगा के तो बिजनेस करेगा नहीं, घाटा लगा के बिजनेस करेगा। फ्री ट्रेड में यही था कि पता चले कोई बाहरी देश की वस्तुएं हमारे देश में आके डंप हो जाए, जिससे हमारे देश की वस्तु में क्या होगी, धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगेगी। और जब मार्केट से बाहर होने लगेगी तो क्या होगा, उद्योगपति जो होंगे ना, धीरे धीरे उनके मन क्या होगा, मनोबल डाउन होगा। भाई हमारी वस्तुएं बिक नहीं रही, हम क्यों बनाएं? इसी वजह से भारत जो है आरसीपी में सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि चाइना की वजह से। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? इंडोनेशिया। भारत में भी कुछ जगह होता है, भारत में कहाँ होता है, कौन बताया है? केरल कर्नाटक दोनों एरिया में थोड़ा बहुत होता है। तो पता चले आप इंडोनेशिया का रबर जो आ रहा है वो सस्ते में मिल जा रहा है, और आपके भारत का रबर महंगे में मिल रहा है, तो आप क्यों अपने देश का लेना चाहेंगे? इसी वजह से भारत जो है कहीं न कहीं अपने उद्योगपति या किसानों को बचाने के लिए आरसीपी में सिग्नेचर नहीं किया। आरसीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? चलिए आरसीपी के बारे में लिखिए, ये टॉपिक कंप्लीट है, यही लास्ट टॉपिक था। और कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक चल रहा था? जो नहीं बता पाया, कौन सा टॉपिक चल रहा था? पता चले पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता कौन है यही नहीं पता है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? आपने समझाया था। ये पूरा चैप्टर का नाम बताओ क्या है, जो चैप्टर चल रहा था? बात रे, उठक बैठक कराने वाली बात क्या हुआ? डेयरी प्रोडक्ट, एक बात आप सही बात कह रहा, जैसे जो न्यूजीलैंड है ना, वहाँ पे क्या है, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। पता चले वहाँ की वस्तुएं आके भारत में डंप होना शुरू हो जाए। और चाइना इसमें बहुत ज़्यादा चाह रहा था, चाइना इसलिए चाह रहा था क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ बना था, अमेरिका उसको बाहर कर दिया। अमेरिका उसको बाहर कर दिया, वो बात लिखवाने वाला था मैं, अभी लिखवाते तो सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक था TPP, ये यूएसए ने बनाया था, और यूएसए ने बनाया था, इससे चाइना को बाहर कर दिया। अब चाइना चाह रहा था इसी को काउंटर करने के लिए ये आरसीपी के सबसे ज़्यादा पक्षधर था, क्योंकि इसको पता था कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है और हम जो है मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, और भारत की चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। एक दो तरीके से हुआ, एक तो अपने किसानों को रक्षा करने के लिए मोदी जी ने ऐसा डिसीजन लिया, और जो टेक्नोलॉजी है, स्वाभाविक सी बात है कि भारत ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी में पीछे है, लेकिन अभी बहुत से सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो भारत में अभी नहीं आ पाए, जो बाहरी देशों पे डिपेंड है। जैसे AI में अभी देखिए भारत कितना AI पे काम कर पाया, बहुत कम कर पाया, लेकिन अमेरिका क्या है, बहुत ज़्यादा AI पे काम किया, ठीक है। तो लिखिएगा जरा, RCEP को नवंबर 2011 में ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। RCEP को
नवंबर 2011 में आरसीपी को नवंबर 2011 में 19वें आसियान ऐसे लिखिएगा, आसियान 19वें आसियान सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। यह आसियान देशों एवं उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं लिखेगा, मुक्त व्यापार साझेदारों के बीच एक समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य वस्तु एवं सेवा के व्यापार, बौद्धिक संपत्ति आदि को सम्मिलित करने का है। अगले पैराग्राफ से लिखिएगा, 19वें आसियान सम्मेलन में प्रस्तावित होने के उपरांत 19वें आसियान सम्मेलन में प्रस्तावित होने के उपरांत नवंबर 2022 में कंबोडिया में हुए 21वें आसियान सम्मेलन में इस पर बातचीत शुरू हुई। पैराग्राफ चेंज करके, आसियान के सदस्य एवं उनके मुक्त व्यापार साझेदार पार्टनरशिप। अब उसमें जो देशों का नाम लिखवाए थे वही सारे देश हैं, डैश करके सारे देश हैं, आदि हैं। उन देशों का एक दो नाम देखिए, उसके बाद लिख लीजिए आदि हैं, मतलब आदि नहीं है, जो फिक्स होते हैं देश है। ठीक है, अब नीचे लिखेगा आरसीपी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आरसीपी, इंपॉर्टेंस ऑफ आरसीपी की बातचीत में लगे ये 16 देश, 16 आरसीपी की बातचीत में लगे ये 16 देश, 16 देश
हाँ हाँ देश कंट्री। 16 देश एकीकृत बाजार का निर्माण करना, एकीकृत बाजार का निर्माण करना, इससे प्रत्येक देश के उत्पादों एवं वस्तुओं को, इससे प्रत्येक देश के उत्पादों एवं वस्तुओं की पूरे क्षेत्र में समान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी, इसके विचार विमर्श निम्न बातों पर केंद्रित है। लिखिएगा, वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपत्ति। अच्छा, बौद्धिक संपत्ति क्या होता है? हाँ, इंटेलेक्चुअल। जैसे कोई एग्जांपल बताइए। पुस्तक लिखी है तो उसके लायक हो गया, रॉयल्टी हो गई, कॉपीराइट हो गया। जैसे आपने कोई मान लो सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो ये सब क्या है? पेटेंट हो गया उसका। हाँ, तो ये पेटेंट, ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, जो आपने अपने बौद्धिक क्षमता से आपने उस चीज को बनाया, ठीक है। बौद्धिक संपत्ति, विवाद निवारण, डिस्प्यूट, विवाद निवारण, ई कॉमर्स, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं आर्थिक साझेदारी। देखो, बहुत सारे लोग जो है भारत में इसके दो पक्षधर हैं। एक तबका है कि आरसीईपी के समर्थन में, ठीक है, वो कहते हैं कि आरसीईपी लागू होने से, आरसीईपी में भारत अगर साझेदार बना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो भारत में क्या होगा, जो भारत में पहुंच नहीं है वो बाहरी देशों से भारत में आ सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन बहुत सारे पक्षधर में हैं कि अगर बाहरी देश की वस्तुएं हमारे देश में आना शुरू हो गई तो क्या होगा? समस्या ये हो जाएगा कि हमारे देश की वस्तुएं धीरे धीरे मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाएंगी। और जब स्वाभाविक सी बात है, मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। अगर डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बाहर हो जाएगा और लोग पैसा लगाना भी मार्केट से बाहर कर देंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया था एम्बेसडर कार का। अब आप कहीं एम्बेसडर कार कहीं देखते हैं सड़क पर, क्योंकि धीरे धीरे उसका क्या होगा, डिमांड खत्म होगा। जैसे एक समय एक गाड़ी था राजदूत, बहुत डिमांड हुआ करता था। शादी ब्याह में जो है सारे लोग जो है राजदूत की खूब डिमांड कर रहे थे कि मुझे चाहिए, राजदूत चाहिए, सुशी चाहिए। लेकिन आज राजदूत कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि धीरे धीरे उसका डिमांड कम हो गया। और समस्या ये रहा कि राजदूत अपने फीचर में कोई अपग्रेड नहीं कर पाया और इस वजह से मार्केट से बाहर हो गया। एक बात जान लो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति, कोई भी कंपटीटर तभी सफल हो सकता है जब वह मार्केट या समय के अनुसार कदम से कदम मिला के चले। अगर वह कदम से कदम मिला के नहीं चला तो वो बाहर हो जाए, चाहे वो कंपटीटर हुआ, चाहे वो कोई उद्योग हुआ, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। चीन की आरसीईपी में भूमिका। चीन इसका बहुत पक्षधर था। चीन चाह रहा था कि ये लागू ही हो जाए और सारे लोग इसमें। चीन की आरसीईपी में भूमिका देखिएगा। चीन ने 2012 में आरसीईपी के गठन हेतु
आरसीईपी के गठन हेतु काफी जोर लगाया था। चीन ने 2012 में आरसीईपी के गठन हेतु काफी जोर, मतलब काफी उसने प्रयास किया। जोर या प्रयास दोनों बात हो सकते हैं। जोर या प्रयास किया, जोर लगाया था ताकि उस समय के लिखेगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ब्रैकेट में लिखिएगा TPP, और जो है अमेरिका जो है चाइना को इससे बाहर कर दिया। तो चाइना चाह रहा था कि आरसीईपी जो है लागू हो जल्दी से और हम इसमें सबसे बड़ा मेन बने, कप्तान बन जाए, बाकी सारे लोगों को रेगुलेट करेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए आरसीईपी का एक खूब समर्थन कर रहा था कि आरसीईपी जल्दी से शुरू हो। तो लिखिएगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ब्रैकेट में TPP ब्रैकेट क्लोज नामक FTA का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? कोई बता सकता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भारत इस समय बहुत सारे देशों से क्या कर रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे देश की वस्तुएं और देशों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जा पाए और उस देश की भी वस्तुएं हमारे देश में आ पाए। ठीक है, FTA को काउंटर कर सके, नामक FTA को काउंटर कर सके, यूएसए के नेतृत्व में बनी TPP, यूएसए के नेतृत्व में बनी TPP में चीन को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बना तो यह TPP किसके संरक्षण में बना था? अमेरिका के। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप महाराज जी जो है वो अभी इससे बाहर हो गए, कहे हमको भी नहीं रहना, बाद में वो भी इससे बाहर हो गए। तो ये धीरे धीरे बहुत कमजोर पड़ गया। ठीक है, लिखेगा नीचे से पैराग्राफ चेंज कर। 4 नवंबर 2019 को भारत में 16 सदस्यीय आरसीईपी व्यापार समझौते को 4 नवंबर 2019 को भारत ने 16 सदस्यीय आरसीईपी व्यापार समझौते को यह कहते हुए शामिल होने से मना कर दिया कि भारत अपने सभी क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए या कंपटीशन के लिए खोलने में शर्म नहीं रखा। अपने सभी क्षेत्रों को, देशों को नहीं, सभी क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने में शर्म नहीं रहा।
खोलने में मतलब शर्म नहीं कर रहा, ये लिखिएगा, शर्म नहीं कर रहा। लेकिन यह ऐसे प्रतिफल के लिए, लेकिन यह ऐसे प्रतिफल के लिए, लेकिन यह ऐसे प्रतिफल के लिए उठाया गया कठोर कदम है, कठोर कदम है जो सभी देशों एवं सभी क्षेत्रों के लिए, सभी देशों एवं सभी क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगा, लाभदायक होगा। जैसे दक्षिण भारत के बागवानी को संरक्षण प्राप्त होगा, दक्षिण भारत की बागवानी को संरक्षण प्राप्त होगा। अगर दक्षिण भारत की बागवानी को समझना है तो पता चले कि और सारे देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से भारत में बहुत सारे मात्रा में प्रोडक्ट आ जाएंगे, बागवानी की फसलें आ जाएंगी, तो भारत में क्या होगा, बागवानी या कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। क्या लिखे? संरक्षण प्राप्त होगा। हाँ, दक्षिण भारत की बागवानी फसलों को संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही डेयरी उद्योग को भी सहूलियत मिल सकेगी, डेयरी उद्योग को भी सहूलियत मिल सकेगी, डेयरी उद्योग को भी सहूलियत मिल सकेगी। ठीक, ये रहा आरसीपी का थीम। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? आरसीपी का थीम क्या समझ में आया? आप बोलिए, आप कहें उनको बता दीजिए। शर्माना नहीं चाहिए, बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हैं? पूछिए, बताइए क्या? अच्छा, क्वेश्चन है इसमें, आरसीपी लागू होने से या आरसीपी से जो बाहर हुआ, इससे क्या लाभ होने वाला, किसको लाभ मिलने वाला? और डेयरी उद्योग को भी काफी फायदा मिलेगा। डेयरी उद्योग में विश्व में सबसे नंबर 1 पे कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है, पता चले डेयरी उद्योग में वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, जो पाउडर वाली दूध आती है भारत के मार्केट में एकदम छा जाए, और यहाँ के जो अमूल वाले दूध जो हम लोग छोटे में पीते पीते बड़े हुए हैं, वो बाहर हो जाए। अमूल वाला दूध कितने लोग खाए हैं? खाए? हम तो बहुत खाए। उसको घोल के पीने से अच्छा लगता था, ऐसे खाने में मजा आता। कभी खाए आप? एक आता था, एक और आता था हार्लेक्स। तो मिला जुला के आपका ये चैप्टर का समापन हुआ। चैप्टर का नाम आप लोग नहीं बताया, बताओ नाम क्या है? बताओ, चैप्टर का नाम नहीं बता पा रहे और चैप्टर खत्म हो गया। क्या नाम है चैप्टर? आप बताइए। मनी मार्केट पढ़ा रहे ये लोग, सारे लोग जो है, हमें लगता है मदिरा पी के क्लास में बैठे हुए हैं। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक। और मनी मार्केट भी नहीं था, राजकोषीय नीति था। क्या था? राजकोषीय नीति। हम मनी मार्केट बोल दिए तो फिर सारे लोग हाँ हाँ में मिला रहे। राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं, और राजकोषीय नीति में हमने सारा चीज़ कवर किया। ठीक, आप लोग नहीं आए थे तो हम क्या करें। चलिए, तो मिला जुला के कोर इकोनॉमिक्स जो है हमारे तरफ से जितना कोर इकोनॉमिक्स था वो कंप्लीट हो। ठीक, आप लोग क्या क्या पढ़े बताइए? एक सीक्वेंस ऑर्डर में बताओ क्या क्या पढ़े।
कोर इकोनॉमिक्स पता है इन लोगों को सारा कंप्लीट किए कोर इकोनॉमिक्स। जल्दी बताओ, मैं खड़ा करके पूछूंगा। हैं? चलिए आप ही खड़े होकर बताइए। नहीं बताइए, जितना याद हो उतना तो बताओ कम से कम। नहीं दावत में तो हमारे लिए दावत नहीं, जितना याद हो उतना बताओ। क्या कर नहीं कोई मान लो, ठीक है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई अधिकारी यहाँ पे आके अब पूछ ले कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा, तब तो फिर मेरा क्लास लगा दीजिए। खड़े होकर बताइए आप जितना आपको पता है। हाँ और वो आ गया राजकोषीय नीति में आ गया टैक्स, राजकोषीय नीति में आ गया। बताइए, देखिए लगभग आपका देखा जाए तो कम से कम 12-13 चैप्टर हम कंप्लीट किए। सुनिए, नेशनल पहले तो हम पढ़ाए भारत के अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेशनल इनकम पढ़ा, फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाए, फिर इन्फ्लेशन पढ़ाए, फिर बैंकिंग पढ़ाए, मनी मार्केट पढ़ाए, फिर उसके बाद जो है ये कौन सा टॉपिक था, राजकोषीय नीति पढ़ाए, टैक्स पढ़ाए। ये इतना लंबा सिलेबस था कि समझो कम से कम आधा इकोनॉमिक्स था, आधा इकोनॉमिक्स से ज़्यादा। अब बचा क्या है आपका, एग्रीकल्चर बचा है। ठीक, एग्रीकल्चर मैं रिव्यू नहीं करूँगा क्या क्या बचा है, इसे आप लोगों को पता ही होगा। जब तक चलेगा तब तक मैं पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं कोर इकोनॉमिक्स आपका पढ़ाता हूँ। और कोर इकोनॉमिक्स मैंने बहुत अच्छे से पूरे अपने ईमानदारी और तन्मयता के साथ पढ़ाया, और आप लोग कितना ग्रहण किए वो आप लोगों के ऊपर है। क्लास में देखिएगा कितना, मतलब आप वीडियो उस पर पढ़ा देखिएगा, सारे पॉइंट को एक एक का मैंने पोस्टमार्टम किया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये लोग एकदम इन लोगों को अवार्ड देने लगे सारे लोगों को। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना। और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सही लिखा है ना, सही। इंफ्रास्ट्रक्चर सही, इंफ्रास्ट्रक्चर ये नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं अवसंरचना। और एक चीज ये कह सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स का रीढ़ होता है, अर्थशास्त्र का रीढ़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यह ना हो तो किसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। एग्जाम्पल बताएं कैसे, बिजली, पंखा और ये बिल्डिंग ना होती तो क्या यहाँ पे क्लास पॉसिबल था? है बताइए, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस बात है। सड़क ना होती तो क्या आप लोग यहाँ इस क्लास में आ पाते हैं? आ पाते? तैर क्या कौन आता तैर के भाई? लाभ आता है 100% नहीं आता, 100%। इसीलिए टाइम कैपेसिटी बढ़ जाती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थशास्त्र का ऋण कहा जाता है, ये बात जान। जैसे उसमें ये भी है कि इकोनॉमिक्स को भी कहा, एग्रीकल्चर को भी कहा जाता है। लेकिन अगर आज दुनिया कोई भी देश अगर अच्छे से अपने देश का डेवलपमेंट कर पा रहा तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कोई भी देश, अब एक एग्जांपल और देके समझा रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आता हूँ? अगर मैं यहाँ पैदल आता तो शायद ये क्लास ख़त्म हो जाता, तब भी मैं यहाँ पहुँच पाता इलाहाबाद से। आता तो पहुँच पाता है यहाँ पे? बताओ, इलाहाबाद से यहाँ तक की दूरी कम से कम कितना होगा? मान के चलो 400 किलोमीटर। अगर मैं, आप सोचिए, मैं पर डे अगर 20 किलोमीटर चला, पर डे 20 किलोमीटर, तो बताओ जल्दी से कोई मैथ वाला बताए 500 किलोमीटर हम कितने दिन में तय करें?
हैं 25 25 दिन 25 दिन में कवर कर लेंगे। अच्छा तो हमारी क्लास आउट हो जाती है। नहीं जी 25 दिन में कहाँ, 10 दिन में तो हम 10 दिन में 200 किलोमीटर आते हैं। हाँ 100 किलोमीटर अपना होगा 5 सही सही तो बात। कदम के साथ मतलब 25 दिन सोचिए, 25 दिन में हम आते तब तक पता चलता कि आपका क्लास ओवर हो जाता। क्लास क्या होता, और एक चीज़ और नहीं बताया ना, 25 दिन मुझे जाने में भी तो लगता। जब हम आए तो 25 दिन हमको जाने में भी तो लगता। पता चले वहाँ 25 दिन हमको जाने में लग गया इलाहाबाद। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे ही कि 2-3 माह के चलिए 1 महीने बाद फिर से आ गया कॉल कि आप आइए। अब मैं 25 दिन फिर से आता पैदल पैदल झोला वाला लेके। पहले साधन नहीं थे, तभी तो पैदल ही जाते थे लोग। बात को समझिए, मजाक में इसलिए समझा रहे हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत बोरिंग है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए समझिए कि ये अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि आपके यहाँ गन्ने की खेती खूब होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से, या कह सकते हैं ट्रैक्टर टाली उपलब्ध होने के वजह से और ये मिल होने के वजह से आपको इनकम हो रहा है। नहीं पता चले आप खेत में गन्ना काटे और सर पे लेके धो के मिल तक जाते थे, 10 बोझ लेके जाते, दूसरे बार कहते भाई अब हम गन्ना की खेती नहीं कराएंगे, जो भी हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से देखिएगा, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बता सकता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है? क्या क्या है? सड़क, रेलवे और रेलवे। वो कोर सेक्टर मालूम है, 8 कोर सेक्टर है नहीं हाँ? तो हमारे 8 कोर सेक्टर है, मालूम है। हाँ, वो 8 कोर सेक्टर की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें जो है पेट्रोलियम है, उर्वरक है, तो वो कोर सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग भारांश है। सबसे ज़्यादा किसका भारांश है बता सकते हैं? बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा भारांश पेट्रोलियम का, वो अलग अलग सबका भारांश। 8 कोर इंडस्ट्री, उसको कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग उसी में कोर इंडस्ट्री। ठीक, तो इसमें क्या क्या है? सड़कें हैं, रेलवे, ऊर्जा। ऊर्जा ये बॉर्न बीटा वाला ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा मतलब क्या? एनर्जी। अब एनर्जी चाहे जैसे, चाहे वो क्या नाम है, सौर ऊर्जा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पन बिजली हो, मतलब जो हाइड्रो बोलते हैं, जिसको पानी से उत्पादित किया जाता है, या पवन चक्की द्वारा। भारत में कहीं पवन चक्की द्वारा होता है? हाँ, चलो बताओ। पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु। और कोई राज्य बताइए? गुजरात। तो मैं चाह रहा था समझिए, गुजरात। ठीक है, ऊर्जा, टेलीकॉम। और जो आज के समय में टेलीकॉम, ये हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला होगा। टेलीकॉम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? यह जीवन में सुख भी लाता है, दुख भी लाता है। टेलीकॉम जीवन में सुख और दुख लाता है कि बताओ कैसे? कैसे सुख लाता है, कैसे दुख लाता है? मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरे 1 घंटा। इसको 2 तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या वो दोनों लोगों में कोई हाथ टाक हो गया है? फिर से समझिएगा, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, रेलवे, ऊर्जा और टेलीकॉम। ठीक, टेलीकॉम में भारत में कौन कौन सी कंपनियां? संचार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संचार। और संचार ये सारे किस में आते हैं? ग्राफ बना लो। कौन बोल रहा है? एक बात बताइए, पढ़ाते समय ये शुरू से ही कॉन्सेप्ट रहा कि पढ़ाते समय मत बोला करिए, उसके बाद बोलिए।
ठीक, सड़क रेलवे, इसमें क्या क्या आएगा बताओ, सोशल वाले में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हॉस्पिटल, क्या आएगा? हॉस्पिटल, ठीक, और क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, और स्कूल, बहुत स्कूल, और क्या आएगा? स्किल सेंटर, इसको भी शामिल कर सकते हैं, जो पहले नहीं था, स्किल सेंटर, ठीक, और क्या आ सकता है? स्किल सेंटर, स्किल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, और ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, नहीं, सर्विस सेक्टर एक अलग टॉपिक है, इसको मर्ज मत कर दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग टॉपिक है और सर्विस सेक्टर अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वच्छ पानी, ठीक, और सरकार इस पे खूब फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है? खूब फोकस कर रहा है स्वच्छ पानी के लिए। अब भारत का विजन क्या था? हर घर नल। कौन सा टारगेट था? इस सन तक पहुंचा है। अब आगे बढ़ा दिया। आप लोगों के यहाँ पानी आया, मेरे यहाँ तो नहीं आया। मेरे यहाँ गांव में टोटी लगा हुआ है, और वो टोटी लग गया है, पानी अभी तक नहीं आया। टंकी बन रहा है, और वो ग्राम सभा में एक टंकी बन रहा है, हर मतलब बड़ा सा, जिसमें वही सोने वाला जो है हुआ था, बना था, ठीक। तो ये सब सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ये सब सारे किसमें आएंगे? आपके अवसंरचना में। क्या अर्थव्यवस्था, इनके बिना चलना क्या पॉसिबल है? अर्थव्यवस्था, अगर सड़क ना रहे तो क्या आप एक जगह से दूसरे जगह तक किसी वस्तु को ले जा सकते हैं या स्वयं जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे। फिर रेलवे सबसे पहले भारत में कब चलाया गया? कौन बताएगा? जल्दी बताए। और किसके काल में चलाया गया? दिल आप मत बताइए, मैं जिससे पूछूं। 1853, एकदम मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। 1853 ये बता रहे हैं। कहाँ से कहाँ के बीच चलाया गया? मुंबई से हाड़े, मुंबई से हाड़े, ठीक। कितने किलोमीटर चलाया गया? कौन बता सकता है? 26 किलोमीटर। 26 करेक्ट है कि 34? 34 है, ठीक, 34। किसके काल में चलाया गया था? किसके काल में चलाया गया? गवर्नर जनरल। और इसको चलाने के पीछे कारण क्या था? रेलवे को चलाने के पीछे अंग्रेज सरकार का क्या लॉजिक था? कौन बता सकता है? व्यापार तो सही ही था, एक तो आपने सही बताया, व्यापार, बहुत सही, व्यापार। दूसरा आंसर भरत जी ने बहुत राइट आंसर दिया। क्रांति को दबाने के लिए रेलवे का स्थापना किया गया। जैसे क्या था, भारी मात्रा में जो है सैनिकों को ट्रक से ले जाना या किसी गाड़ी से ले जाना टफ था, लेकिन अभी कहीं विद्रोह हुआ और ट्रेन में भर के गए और क्या किए? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहाँ पे हुआ है हमला? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। कश्मीर, और नाम क्या उसका? पहलगाम। और भारत का उसको क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड। भारत का उसको स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और वहाँ पे सैनिक जो है कितने देर में? 1 घंटे में पहुँच गए? नहीं, 1 से 1.5 घंटे। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, जो आप खुद समझदार हैं, ठीक है। इस पर मेरा पूरा लगभग 4-5 दिनों से रिसर्च चल रहा है। ऑन कैमरा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा रिसर्च चल रहा है इसमें 4-5 दिनों से। इसके पीछे क्या क्या लिंक हो सकता है, छोड़ो, वो क्लास की बातें नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन है, नहीं वो सब बातें यहाँ डिस्कस नहीं करते। ये ठीक। तो रेलवे हो गया। रेलवे आपको पता चला, रेलवे से व्यापार करना क्या होगा। और एक बात और बताइएगा, भारत को सबसे ज्यादा रेलवे में किससे पैसा आता है? पैसेंजर से कि माल ढुलाई से? आप लोग कितने लोग ऐसे हैं कि टिकट, मैं तो किया हूँ सब बिना टिकट। जब मैं शुरू इलाहाबाद जब मैं तैयारी करता था, बताएं पहले सुनो, ये बात पहले बीएड का एग्जाम देके वापस आया था, एक बार बिना टिकट
एक मिनट, मैं जब इलाहाबाद, अभी भी इलाहाबाद ही रहता हूँ, जब मैं शुरू में गया था, सुन लो एक मिनट, जब मैं शुरू में गया था तो मैं शायद ही कभी टिकट लेता था, बिना टिकट के चलता था। एक बार मैं पकड़ा गया, वो स्टेशन पे उतरा, टीटी खड़ा था, अब वो बोला कि भाई टिकट दिखा, उनका टिकट तो नहीं है मेरे पास। कहा तब क्या करें, क्या फाइन मारेंगे। मेरे चाचा उस समय मेरे एक बड़े पिताजी हैं और वो जीआरपी के जो है SI थे, तो मैंने उनका नाम बताया, नाम वहाँ रिवील नहीं कर सकते, नाम बताया कि है आप उनके घर के हो, टिकट नहीं दिए। हम कहे हाँ वो हमारे बड़े पिताजी हैं, आप फोन से बात कर लीजिए इसी वक्त। छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं, लेकिन और लोगों को लेके गया बड़े पिताजी। लेकिन ये मुझे पता था कि अगर मैं गलती से उनके पास फ़ोन किया होगा तो हमको बहुत ऊटपटांग सुनना पड़ता। बस मैं भौकाल टाइप किया था, उनके नाम पे बच गया था, मैं फ़ोन नहीं करता। तो ये है कि बिना टिकट के खूब यात्रा की। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे से क्या होता है, आपको रेलवे से आपको बहुत सारे धन मिलते हैं। कैसे, जब आप व्यापार, जैसे एक जगह से दूसरे जगह माल ढुलाई से, कोयला से, कोयला क्या होता है लेके आता है, और सारे जैसे कि और क्या है, खाद हुआ, सीमेंट हुआ, ये सब जो ढुलाई वाले होते हैं, माल जो एक जिसको बोलते हैं मालगाड़ी। मालगाड़ी पता है नहीं, और मालगाड़ी दुनिया का सबसे आरामदायक गाड़ी है, जहाँ मन करे उसको वहाँ रोको। ठीक। तीसरा है ऊर्जा। ऊर्जा का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन बता सकता है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, आज के समय अगर लाइट ना रहे तो जीवन रुक जाएगा। मैंने महसूस किया, जीवन रुक जाएगा मतलब ये नहीं कि सांस रुक जाएगी, सांस नहीं रुक जाएगी, लेकिन आपका दिनचर्या रुक जाएगी। मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि आज सारी चीज़ें लगभग 90% चीज़ें, गांव की बात नहीं कर रहा, शहर में 90% लोग जो है बिजली पे डिपेंड है। अगर बिजली नहीं आएगा तो पानी नहीं चलेगा, पानी नहीं चलेगा, पानी मतलब मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा, टंकी में नहीं जाएगा, फिर खाना नहीं बनेगा, फिर आप ऐसे अटके रहेंगे। और मैंने इस चीज़ को फील किया। तो बिजली जो है या कह सकते हैं, और इसमें ऊर्जा में कौन कौन से आएंगे बताओ। पवन ऊर्जा हो गया, फिर ठीक, फिर क्या, सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जिसको बोलते हैं कोल। अब भारत में सबसे ज़्यादा, मैंने यूपी स्टेशन में पढ़ाया था, सबसे ज़्यादा बिजली किससे उत्पादित किया जाता है, थर्मल एनर्जी, वही कोल, सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद पानी से, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो। ठीक। इन सब सारी चीज़ों से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। और आपके यहाँ, मैंने यहाँ देखा है पीलीभीत में बहुत सारे लोग रूफ टावर बनाया है। क्या बनाया, सौर पैनल का अपना रूफ बनाया है। उससे जो है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी जो है यही व्यवस्था है। और इससे फ़ायदा ये है कि आप जो है एक स्मार्ट मीटर लगता है, जितनी एनर्जी आप उससे यूज, मतलब जितना बिल आप उससे यूज करेंगे, जितनी लाइटें, उतना आपका इलेक्ट्रिक वाले बिल से लेस हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है। हाँ वो तो सही है। और PM कुसुम योजना भी एक शुरू हुआ था सौर पंप के लिए। आप लोगों के यहाँ किसी को मिला, उसमें सरकार सब्सिडी देता है? हाँ 2-2.5 लाख के आसपास मिलता है, लेकिन उसमें सब्सिडी मिलता है। PM कुसुम घर जो बता रहे हैं, मतलब जो सौर कुसुम बता रहे हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी देता है। सरकार, अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप बिजली के लिए मतलब जब खरीदते हैं फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है, अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है, 3 मिनट ऊपर हुए सर, 3 मिनट बचा है, 3 मिनट ऊपर हुए हैं सर, काफी बचा है। कितना मिनट हुआ सर 1 घंटा 3 मिनट। ठीक। तो ये सब सारे क्या है। और फिर टेलीकॉम, टेलीकॉम में आते हैं ये सब सारा चीज़। कहाँ जा रहे हो भाई आप, हैं? अच्छा ये सब जाओ भाई, उनका ट्रेन है, जाए, ट्रेन वाले जा सकते हैं। आपका कौन सा ट्रेन है? अच्छा ठीक है, चलो, जिनकी ट्रेन है वो जा सकता है। टेलीकॉम, टेलीकॉम में क्या है, आप लोगों को मन है टेलीकॉम। टेलीकॉम आज जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गया। संचार, संचार के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। और एक बात और, इस संचार के माध्यम से आज के समय में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आसानी से हो रहा है। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। बात समझ में आया? अब आते हैं हॉस्पिटल। ये क्या है, हॉस्पिटल मतलब ये है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे
तो आप क्या बनेंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। अभी हमारी क्लास चलेगी 2 बजे। हाँ ठीक है। अभी जो है हॉस्पिटल से क्या है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप क्या बन पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, भारत के जीडीपी में अपना सहयोग करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहानी कुछ ज़्यादा बता दी, अभी लिखवा देंगे। अगला है फिर स्कूल से क्या होता है, स्कूल से आपको शिक्षा मिलती है और एक शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए अच्छा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति। बताओ, शिक्षित व्यक्ति का सोचने का, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग ओपिनियन होगा, अभी जो रिसेंट में हुआ जो घटना, लेकिन मेरा ओपिनियन बहुत अलग है क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया है। बहुत लगभग 4-5 दिनों से मेरा रिसर्च चल रहा है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा, देखा कि उसमें मैंने थीम निकाला कि क्या रीज़न है जो मैं नहीं बोल सकता ऑन कैमरा। ठीक है, वो सब बातें यहाँ करने वाली बात है। फिर स्किल सेंटर, ठीक, स्किल सेंटर जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने स्किल सेंटर के लिए मैंने पढ़ाया था, कौन सी योजना शुरू किया था, स्किल इंडिया शुरू किया था ना सरकार। आप जाइए उसमें, आप स्किल सीखिए, उसके बाद जब आप सीखेंगे तो उस समय आपको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। पैसा मिलने के बाद फिर आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट से आप किसी जगह पे आप रोजगार पा सकते। समझ में आ रहा है? स्वच्छ पानी ये क्या रोल निभाता है, कौन बता सकता है कि अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल हो सकता है स्वच्छ पानी का? बताइए, आपको टेंशन में ला रहा है, बताइए स्वच्छ पानी का क्या रोल हो सकता है? स्वास्थ्य और बहुत सारी बीमारियों से बच जाए, जैसे कि टीबी हुआ, हैजा हुआ, ये सब सारी बीमारियां किससे होती हैं, इन्हीं सब की वजह से होती है। देखिए जरा थोड़ा देखिए, किसी भी देश की, देखिए किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। आप लोग ऐसे मेरा नाक कटवा दोगे, बताओ, चैप्टर का नाम नहीं गिना पा रहे क्या करें? आप तो 3-4 चैप्टर बताए, इनसे पूछे सानिया जी से, सर हमसे मत पूछिए। सर हमें मनी मार्केट की जरूरत और तो ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लास रोज लेती है, क्या नाम है, सौम्या, एक को तो बताना चाहिए। कहाँ बताएंगे, आपसे ज़्यादा तो ये बताएंगे नहीं, कोई पूछे तो कम से कम आप इतना तो बताइएगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ ली। नहीं इकोनॉमिक्स मैंने क्या बताऊँ, कोई पूछ लिया आप बता ही नहीं पाए। कोर इकोनॉमिक्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, आप जाके किताब उठाइएगा, आपको तब समझ में आएगा। देखिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ ना, जब आप एक बार किताब पढ़ेंगे ना कोई भी व्यक्ति, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने गला जो फाड़ फाड़ के चिल्लाया था वो आपको वहाँ समझ में आएगा। लेकिन आप किताब खरीदिए कि नहीं, आप हैं किताब खरीदे आप खूब पार्टियाँ अटेंड कर रहे हैं। किसकी शादी थी? हैं? कौन फ्रेंड की थी? एक कोई क्लास की लड़की थी, उसकी भी शादी हुई। हाँ सर, शिवानी हो गया। उनकी भी शादी हुई। आप लोग नहीं इन्वाइट? नहीं बुलाया सर। आप लोग नहीं इन्वाइट? मेरी तो फ्रेंड थी। कुछ लोग गए थे सर, प्रदीप सर भी गए। आप लोग नहीं इन्वाइट, कोई बात नहीं, आप लोग भी मत इन्वाइट करें। जिसकी बची है वो भी मत इन्वाइट करें, जिसकी हो गई उसका बात छोड़ो, हैं? ठीक, तो शादी एंजॉय करिए, सही बात। और शादी एंजॉय करना जरूरी है, उससे जीवन में एक्सपीरियंस मिलता है।
कि क्या क्या समस्याएं आगे जो है समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, देखिएगा हमारा आपका बहुत कम ही दिन का साथ रहा और मैं अब दोबारा से यहाँ हो सकता है ना, हो सकता क्या कंफर्म ना नहीं है वही राजी है। बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पे मैंने देखा, कुछ लोग यहाँ दो खर्रे में दो बड़े दो सब कुछ बच्चों की जगह में आप नहीं आएंगे। चार कूद के पढ़ाओ लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं आप लोग बताइएगा ईमानदारी से, मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में आएगा? सही बताइए, देखा मुँह देख के नहीं। मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है शायद आप किताबें पढ़ लेंगे, आपको इतने आसान तरीके से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बताइए, मेरा रिसर्च है, मैंने कोई चीज़ पढ़ाने और मैं किसी यूट्यूब की वीडियो को नहीं देखता। मैं खुद एक टॉपिक पढ़ने के लिए मैं 4-4, 5-5 किताबें पढ़ के आता हूँ और उस 4-4, 5-5 किताबों का नतीजा है कि जो मैं इतने आसान तरीके से आपको समझा लेता हूँ। नहीं तो आसान समझाना, इकोनॉमिक्स बताएं बहुत टेढ़ी की है, PDF बाँच के अगर चले जाएं तब तो आपको और नहीं आपको समझ में आएगा। मुझे मेरे लिए एग्जाम लगे हुए हैं, मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा बता अपने बारे में बोलना नहीं चाहता जब तक जो चीज़ फाइनल ना हो। तो इस वजह से मेरे लिए एग्जाम लगे हुए हैं। जब तक चल रहा है क्लास मत बंद करिए, क्योंकि अब जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, जितने भी चैप्टर, वो समझिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। जब तक चलेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप इसके बारे में मत परेशान हो, जब तक चलेगा तब तक पढ़िए, ठीक है। सर जो पुराने बच्चे हैं उनके पास पहले से नोट्स हैं सब, तो उन लोगों को जरूरत भी नहीं है, हम लोग सब नए हैं इसलिए। हाँ तो नहीं, सही है, सर चलिए। इसलिए देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसके कमी से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पढ़ाएंगे PM गति शक्ति योजना, जो आप लोगों ने सुना होगा 2021 में शुरू किए थे मोदी जी। इसके कमी से न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। वो अभय लड़का गायब हो गया, वो भी नहीं आता। क्या बोले? हाँ वो नहीं, कुछ काम हम भी करते हैं ना वो। और सर ये एक बात हम भी बहुत तारीफ करता है वहाँ। नहीं, वो लड़का बहुत ही ईमानदार और बहुत पढ़ने में मेहनती लड़का है। हाँ सर, मुझे ये कह रहे थे सर जितना बढ़िया सर समझाते थे इतना इजी वे में कोई नहीं समझा पाया। मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपने कर्म के साथ ईमानदारी करता हूँ। मेरा आत्मा जिस दिन मैं रात में सोऊं, मुझे ये ना महसूस हो कि मैंने आप लोगों के साथ बेईमानी की। मैं अपने लिए करता हूँ, ये मत सोचिए आपके लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के चले गए। देखिए, संपूर्ण भूमिका रखती है। इसके कमी से न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है, न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है, बल्कि न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कमज़ोर हो जाती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो क्या आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। पता चले गर्मी में आप कोई कह दे पढ़ने के लिए, पढ़ पाएंगे? अच्छा, एक चीज़ है, मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, कभी भी आप जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस मत रहिएगा पढ़ाई में, ठीक है। मेरा ये मूल मंत्र है, मेरा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जितना बेहतरीन तरीके से आप किताब से चीज़ समझ सकते हैं, उतना आप वीडियो से कभी नहीं समझ सकते। वीडियो आप तभी प्रेफर करिएगा जब आपको लगे कि अब एकदम नहीं समझ में आ रहा। किसी भी टॉपिक को पहले आप किताब को पढ़िए 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप जब पढ़ेंगे ना तो कौन सा किताब बोलता है, सच बताओ, मुझे तो बोलता है। आप किताब पढ़ेंगे ना तो वो आपसे बातें करता है, समझाता है, आपको खुद समझाता है कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। लेकिन आप उसके साथ पहले टाइम एक्सपेंड करिए, और जब आप जिस दिन किताब के साथ टाइम एक्सपेंड करना सीख गए, फिर आपको मास्टर बना देगा किसी भी चीज़ में। तो मेहनत करिएगा और ईमानदारी के साथ। मुझे लगता है कि भगवान करे आप लोग सारे लोग सड़क हैं और आप लोग मेहनती हो जाओगे, सर आप आगे बढ़ें। भी कमज़ोर हो जाते हैं,
ठीक, कमजोर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कमजोर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कमजोर हो जाती है। हर्षमैन लिख लो, हर्षमैन, हर्षमैन, हर्षमैन के अनुसार, हर्षमैन के अनुसार इंफ्रा, हर्षमैन के अनुसार इंफ्रा, हर्षमैन के अनुसार इंफ्रा ऐसी मूलभूत सेवाएं होती हैं, हर्षमैन के अनुसार इंफ्रा ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना प्राथमिक कॉमा द्वितीयक कॉमा तृतीयक, जिनके बिना प्राथमिक कॉमा द्वितीयक कॉमा तृतीयक और एक तृतीयक गतिविधियां ठीक से, तृतीयक गतिविधियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती, तृतीयक गतिविधियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती, कार्य नहीं कर पाती। ठीक, अब जरा बताइएगा आप लोग प्राथमिक सारे के एक एक एग्जाम्पल मुझे बता देता हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कौन कौन से हैं, एक एक एग्जाम्पल। चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ। प्राथमिक सेक्टर बताइए। चलिए ठीक है, आप बताइए द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक हंसा जी बताएं आप, द्वितीयक सेक्टर आप बताइए। प्राथमिक में कृषि आ गया, द्वितीयक में हाँ जो और बताइए, द्वितीयक में और 2 3 4 आप बताइए। तृतीयक, तृतीयक तृतीयक सेक्टर में कौन सा है? वो आप गलत बता रहे हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। एग्रीकल्चर के 5 सेक्टर में बताया। ठीक, रिवीजन नोट्स, रिवीजन तो ऐसे पढ़ोगे ना कैसे काम चलेगा, मन रुचि हो जाता है। बताइए, मन रुचि हो जाता है, बताइए क्या हो? तृतीयक हाँ हो सकती है, सर्विस सेक्टर रहेगी। जैसे उसमें एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल में सर्विस सेक्टर जैसे क्या, थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी तुरंत पकड़ लेंगे। सर्विस सेक्टर कर्मचारी और टीचर्स, डॉक्टर। आप बताइए, आपके पास तो टफी जा रहा है, बताइए। नॉलेज किसमें? नॉलेज, जैसा कि आपने बोला, बताइए। हो सकता, और मैंने एक और बताया था गोल्डन कॉलर, ये किस सेक्टर में? ये बोला सबसे लास्ट में। और गोल्डन कॉलर में कौन आते हैं? ठीक है, सही है। पॉलिसी, पॉलिसी मेकर, एक शब्दों में इसका है पॉलिसी मेकर। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सीईओ जो सबसे ऊंचे पे बैठा है, कंपनी का सीईओ वो होगा पॉलिसी मेकर, या फिर कह सकते हैं आईएएस, वो भी पॉलिसी मेकर होंगे, या कोई मंत्री, वो भी पॉलिसी मेकर होगा। और चौथे में कौन सा आता है? टेक्नोलॉजी या नॉलेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उसमें आएगा। ये सब सारी बातें याद रखो, नहीं तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप, मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं फैक्ट बोलता हूँ, आप लोग बुरा लग जाए भले, अगर ये सब सारी चीज़ें आप नहीं बता पाए, कोई पूछ लिया तो फिर वो सोचेगा कि इसको कुछ नहीं आता, फिर तैयारी करना बेकार है। मैं फैक्ट बोलता हूँ, हो सकता है बुरा लग जाए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते तो तैयारी करना गुनाह है। जीएनपी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते, जीएनपी क्या है, तो तैयारी नहीं करना चाहिए। हाँ चलिए, सही बताया, आप मेहनत कर रहे हैं इस समय बहुत, बस मन लगा के पढ़िए। देखिए आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण, और सानिया जी आप थोड़ा मेहनत करो पढ़ाई में, मेहनत। हाँ
क्या काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं टेंशन में रहती हूँ। तो काम क्यों नहीं कंप्लीट हो? बस सर्विस करके इसके बाद रिवीजन। अच्छा, अभी आपने सिलेबस आप मतलब नहीं कर पाए, यूपी स्पेशल तो मैंने पूरा पढ़ा है, किसी से लेके कंप्लीट कर लो, हिस्ट्री पूरा पढ़ाए होंगे सर, वो कंप्लीट कर लो, जो जो कंप्लीट है कम से कम करने के बाद रिवीजन करो। आपके लिए भी यही बात है, आप लोगों के लिए भी बात है। क्या क्या कंप्लीट हो चुका? साइंस टेक जैसा कि होने वाला हो, ठीक। इकोनॉमिक्स मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन हाँ ये मैं दावा कर रहा हूँ जो कोर इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगे अब आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कोर इकोनॉमिक्स मैंने सब पढ़ा। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ना पढ़ा था, क्योंकि इसको मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ा रखा, बाप ना बता पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये मैंने पढ़ा रखा है पहले से, ठीक है। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो आप लोग ना पहले से पढ़े, जैसे एग्रीकल्चर सारे लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो नया नया टॉपिक था, इसीलिए मैंने आप लोगों से राय लिया था, जितना कोर इकोनॉमिक्स था मैंने सब कवर किया। आप उठा के एक तरफ से देख डालिए, किसी किताब को उठा कर, रमेश की दृष्टि कोई जहाँ से मन करो। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक काया पलट, सामाजिक और आर्थिक काया पलट के लिए यह जरूरी है कि सभी लोगों का इंफ्रा सेवाएं टिकाऊ सस्टेनेबल हाँ? नहीं समझ रहा, स्पेलिंग बोल दे। अच्छा, यस देखो, TAIN, ये देखो आप, ये लिखे हैं टी, ये कर्सिव होता है, कर्सिव लिखना कठिन होता है, TAI, ठीक है। NABL देखो यही लिखेंगे, एक ध्यान NABLE BLE, इसमें कौन से स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आया? अच्छा, हमारी राइटिंग नहीं समझ में आती है। सर आप बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, वैसे समझ में नहीं आता कभी कभी। ये बात आपको पहले बोलना चाहिए। सर आप बोलते हैं तो कभी लिख लेते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल और समावेशी, आगे सस्टेनेबल और समावेशी। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है ना, लगा के इस बार मारो एक बाजी, कहीं सिलेक्शन लेके किनारे होगा। सस्टेनेबल और समावेशी को बोलते हैं इंक्लूसिव, समावेशी ढंग से उपलब्ध हो, समावेशी ढंग से उपलब्ध। अगले पैराग्राफ, विश्व बैंक के द्वारा यह कहा गया है कि जिन राष्ट्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होती है
उनकी जिन राष्ट्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होती है, उनकी उत्पादकता की दर में वृद्धि होती है। उनकी उत्पादकता की दर में वृद्धि होती है। अगले लाइन से लिखिएगा, कई सर्वेक्षणों में निवेशक द्वारा, कई सर्वेक्षणों में, इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिएगा तब मैं बताऊँ। देखो, अगर किसी देश में एफडीआई ज़्यादा आ रहा है, एफडीआई या निवेशक ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस देश में 2-3 चीज़ें जरूर रहना चाहिए। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर, क्या बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी देश में अगर ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक या एफडीआई आ रहा है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर। और उसके बाद दूसरी चीज़, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2-3 चीज़ें, और वहाँ पे लेबर कास्ट, या कह सकते हैं लेबर इजीली मिल जाए। अगर ये 3 चीज़ किसी देश में अच्छा है, लेबर अच्छे से मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और लॉ एंड ऑर्डर सही, तो उस देश में एफडीआई ज़्यादा आता है। और ये प्रूव करता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उस देश की उत्पादक क्षमता प्लस निवेशक दोनों ज़्यादा आते हैं। ठीक, यही इस लाइन का है। कई सर्वेक्षणों में निवेशकों द्वारा यह बताया गया कि वे निवेश करने से पहले इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं, वे निवेश करने से पहले इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं कि संबंधित क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है। संबंधित क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है। अतः स्पष्ट है कि एक बुद्धिमान भूमंडलीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एफडीआई का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? बताओ एफडीआई। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय का होना जरूरी है। चलो, हो गया, यहाँ तक लिखो, होना जरूरी है। मैंने यही बात बताया ना कि अगर टाइम पता नहीं चलेगा। विश्व स्तरीय का होना